हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट और लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन में वित्तीय व्यवस्था और समझौते। आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय ढांचा कह लो। तो देखिए, आपदा क्या है? डिज़ास्टर से सिर्फ क्या जान माल का ही नुकसान करती है? नहीं, बल्कि हमारे जो भी हमारी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उन सब की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा झटका देती है आपकी डिजास्टर। इसलिए इसको प्रभावी बनाने के लिए जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था और स्पष्ट समझौते, जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, वो उतने ही आवश्यक हो जाते हैं जितनी हमारी राहत और बचाव टीमें होती हैं। तो देखिए, जो हमारा आपदा प्रबंधन में वित्तीय व्यवस्था है, इसका मीनिंग क्या है? वित्तीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य होता है? उन कोषों से, बजट प्रावधानों से, बीमा योजनाएं होगी और जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहायता तंत्र हैं, ये सब क्या है? ये वित्तीय व्यवस्था के ही तो पार्ट है। हमारे कोष, हमारे बजट प्रावधान, हमारी बीमा योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय सहायता तंत्र, जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिजास्टर आ जाए उस समय या उसके बाद में धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। यही क्या होता है? हमारे आपदा प्रबंधन में वित्तीय व्यवस्था का मीनिंग है। देखो, फाइनेंशियल अरेंजमेंट का अर्थ क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट में फाइनेंशियल एग्रीमेंट से तात्पर्य उन वित्तीय प्रावधानों, कोषों और समझौतों और नीतियों से है जिनके माध्यम से आपदा से पहले की तैयारी, आपदा के दौरान राहत और आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए धन उपलब्धता सुनिश्चित करना ही क्या होता है? हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, यानी कि वित्तीय व्यवस्था को स्थापित करना होता है। आपदा प्रबंधन में वित्तीय व्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत आपदा से निपटने हेतु धन का संग्रह, वितरण और उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्था मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही संचालित होती है, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, इसी के अंतर्गत होती है। जो आपका जैसे हमारी एनडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ क्या करता है? जो हमारा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष है, ये किसके एक्ट के अंदर बना था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत बना था। इसका गठन किसके अंतर्गत हुआ था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत आपके एनडीआरएफ का गठन किया गया था। ठीक है। हमारा जो 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग कौन सा है? 2021 से 26 की सिफारिशों के बाद इस ढांचे में मजबूत और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, ताकि केवल राहत की बजाय जोखिम कम करने, यानी कि जो हमारा रिस्क रिडक्शन है, या हम ये कह सकते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, इस पर भी ध्यान दिया जा सके। तो देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपदा अचानक आती है, धन तुरंत चाहिए उसके लिए। राहत कार्य में अगर देरी होगी तो वो जानलेवा भी हो सकता है। पुनर्निर्माण पे भी देखो भारी खर्च होता है। गरीब व कमजोर वर्गों की सहायता आवश्यक होती है और राज्यों की वित्तीय क्षमता सीमित होती है। तो इस चीज के लिए भारत में आपदा प्रबंधन हेतु अगर हम वित्तीय ढांचे की बात करें तो भारत में आपदाओं के लिए धन का आवंटन दो स्तर पर होता है। कितने स्तर पर होता है? दो स्तर पर होता है। एक तो नेशनल लेवल पर और एक हमारे स्टेट लेवल पर। तो देखिए, जो हमारा नेशनल लेवल पर है वो कौन सा है? हमारा एनडीआरएफ है। और स्टेट लेवल पर कौन सा है? एसडीआरएफ है। जो हमारा एनडीआरएफ है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष, हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष। ये हम किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं एनडीआरएफ को, जो आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है। ठीक है। इसका गठन किसके अंतर्गत हुआ था? एनडीआरएफ का। एनडीआरएफ का एक तो होता है एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसके अंतर्गत आपकी 12 बटालियंस आती हैं, जो आपकी सीआरपीएफ होगी, सीआईएसएफ होगी, बीएसएफ होगी, ये। और ये क्या है? ये है हमारे धन से रिलेटेड, यानी कि रिस्पॉन्स फंड। फंड का मतलब क्या होता है? जो हमारा कोष होता है उससे रिलेटेड। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत आई थी? ये आई थी हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ही इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भी आपदा के बाद तत्काल राहत और बचाव।
ठीक है। यह आपदा के समय तत्काल राहत और प्रतिक्रिया के लिए उपयोग की जाती है, पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। उद्देश्य क्या था? गंभीर आपदाओं में राज्यों को त्वरित वित्तीय सहायता देना, यानी कि आपदा के बाद तत्काल राहत और बचाव के लिए। इसका वित्त पोषण कौन करती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्या उपयोग करती है? जैसे राहत सामग्री पहुंचाना, अस्थायी आवास बनाना, चिकित्सा सहायता पहुंचाना। उपयोग वही है, देखो, राहत कार्य, अस्थायी आवास, भोजन, कपड़ा, दवा और मृतकों के परिजनों की सहायता करना। इसका नियंत्रण कौन करती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और वित्त आयोग की सिफारिश पर यह आधारित होती है। किसके सिफारिश पर आधारित है? हमारा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, वित्त आयोग की सिफारिश पर। एनडीआरएफ केवल रिस्पॉन्स और रिलीफ के लिए नहीं होता, मिटिगेशन के लिए नहीं है। ठीक है। जो एनडीआरएफ है ये तो है हमारी रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है। एक होती है हमारा जो हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं रिफंड। ठीक है। फंड और रिस्पॉन्स फोर्स दो हैं भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर वित्त की बात आए तो हमारा आ जाएगा क्या? ये वाला रिस्पॉन्स फंड। और अगर फोर्स की बात आ जाए, बचाव और राहत कोष की बात आ जाए, वहां आ जाएगी रिस्पॉन्स फोर्स। इन दो पॉइंट्स को याद रख लेना आराम से। तो एनडीआरएफ केवल रिस्पॉन्स और रिलीफ के लिए नहीं, मिटिगेशन के लिए नहीं, गलत लिख दिया यहाँ पे, मिटिगेशन के लिए होती है। रुको, इसके कहने का मतलब है जो ये हमारी एनडीआरएफ है ये केवल रिस्पॉन्स और रिलीफ के लिए होता है, ना कि मिटिगेशन के लिए। मिटिगेशन यानी कि न्यूनीकरण के लिए नहीं होता। हमारा जो फंड है वो सिर्फ रिस्पॉन्स और रिलीफ के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? एनडीएमए। एनडीएमए क्या होता है? नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। क्या होता है? नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड होता है। जो हमारा नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है ये क्या काम करता है? इसका क्या काम होता है? अगर हम नेशनल लेवल की ही बात करें तो इसका काम होता है आपदा के खतरों को कम करने और दीर्घकालिक रोकथाम की परियोजनाओं के लिए किया जाता है। ये किया जाता है मिटिगेशन के लिए। कौन सा? आपका नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। किसके लिए? मिटिगेशन। और एनडीआरएफ में आपका रिलीफ और रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसमें मिटिगेशन नहीं आएगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बात करें अब। तो चलो अब हम आगे करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो हमारा नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है यानी कि जो आपका एनडीएमएफ है ये क्या काम करता है? आपदा जोखिम को कम करना, यानी कि रिस्क रिडक्शन। कहीं पे फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए या साइक्लोन शेल्टर्स बनाना, अर्थक्वेक रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, ये काम किसका होता है? एनडीएमएफ का होता है। तो एनडीएमएफ का उपयोग प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन के लिए होता है। और एनडीआरएफ का क्या होता है? रिस्पॉन्स एंड रिलीफ के लिए। ठीक है। तो देखो एनडीआरएफ, आर से याद रख लेना रिस्पॉन्स एंड रिलीफ, एम से याद कर लेना प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। ये किसके लिए होता है? ये होता है हमारे नेशनल लेवल पे। किस में होता है? ये नेशनल लेवल पे होता है। क्यों? कौन सा? एनडीआरएफ रिस्पॉन्स एंड रिलीफ। और एनडीएमएफ किसके लिए होता है? मिटिगेशन, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। और हमारी प्रिपेयर्डनेस के लिए होता है एनडीएमएफ। अब हम आगे बात करते हैं स्टेट लेवल पर। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पर हमारा क्या आ जाता है? एसडीआरएफ। क्या आ जाता है? एसडीआरएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्य आपदा मोचन कोष, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये क्या होता है? ये हर एक राज्य में स्थापित होता है। केंद्र और राज्य का इसमें संयुक्त योगदान होता है और दैनिक राहत कार्यों के लिए ये प्रमुख होता है। कौन सा? हमारा एसडीआरएफ। क्या क्या होता है इसमें? प्रत्येक राज्य में स्थापित होता है हमारा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। और केंद्र, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों का संयुक्त योगदान होता है और दैनिक राहत कार्यों का ये प्रमुख स्रोत है। तो आपदा के समय पहली प्रतिक्रिया इसी कोष से की जाती है। ठीक है। राज्य में आपदा राहत कार्यों के लिए इसका मोटिव है। धन स्रोत कौन करता है? आपका केंद्र और राज्य दोनों फाइनेंस कमीशन के अनुसार ही होता है। किस लिए उपयोग होता है? राहत शिविर के लिए, मुआवजा के लिए और तत्कालिक सहायता के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा एसडीआरएफ बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए या ओलावृष्टि की राहत के लिए होता है। फिर हमारा दूसरा कौन सा होता है? एसडीएमएफ। एसडीएमएफ इज सेम एज हमारा जो
एनडीएमएफ था, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, वही दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण के लिए। इसमें आपका क्या आ जाता है, जैसे भाई मान लो फ्लड एम्बैंकमेंट होते हैं, जो आपके फ्लड्स आ जाएं, या ड्रेनेज इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। तो जो हमारा एसडीआरएफ में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना होता है, राज्य का होता है 75%, ओ सॉरी, इसमें ना सेंटर का होता है 75% और केंद्र का होता है क्या बोल रही हूँ मैं, कहाँ दिमाग है, 100% में से 75% होता है हमारे सेंटर का और हमारा 25% होता है स्टेट का। ठीक है, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90% किसका होता है, सेंटर का होता है, और 10% किसका होता है, स्टेट का होता है। कहाँ पर, हमारे जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं, यानी कि हमारे जहाँ पे हिल स्टेशंस है वहाँ पर आपका 90% कौन करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 10% कौन देती है, हमारी राज्य सरकार देती है। इस चीज़ को आप याद रख लेना कि एसडीआरएफ में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर सिंपल स्टेट है, जैसे हमारा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, इन सब में क्या होता है, 75% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करती है और 25% कौन करती है, हमारी स्टेट करती है। लेकिन अगर बात आ जाए हिमालयी क्षेत्रों की और हमारे पूर्वोत्तर जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं उनकी बात आ जाए, तो वहाँ पे 90 और 10 का रेशियो आ जाता है। जिला स्तर पर वही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फंड भाई जिला प्रशासन द्वारा उपयोग किया जाता है, तत्काल राहत कार्य होते हैं, स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें अब किसकी, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स ऑन अ ग्लोबल लेवल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर हम बात करें, तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक डिजास्टर फाइनेंसिंग, ये क्या काम करता है भाई, पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए पैसा देता है, जैसे फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, या अर्थक्वेक रेजिलेंस के लिए। जैसे आपका एनसीआरएमपी है जो साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ये इसमें हेल्प कौन करता है, हमारा वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है। जो वर्ल्ड बैंक का आपका डिजास्टर फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट है वो इसमें हेल्प करता है। और बात आ जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक की, यानी कि एडीबी क्लाइमेट रेजिलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पे करता है, फ्लड और अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और यूएन एजेंसीज और डोनर्स जैसे यूएनडीपी आ गया, यूनिसेफ आ गया, यानी कि NICEF आ गया, कैपेसिटी बिल्डिंग्स के लिए, कम्युनिटी रेजिलेंस के लिए। ये सब डिपार्टमेंट हम कर चुके हैं अच्छे से, तो दोबारा तो करवाने की जरूरत है नहीं। फिर आ जाता है कि भी क्लाइमेट चेंज से जुड़ी फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया हमारा, जिसको हम बोलते हैं GC। ये किस लिए होता है भाई, क्लाइमेट अडेप्टेशन और डिजास्टर रेजिलेंस दोनों के अंतर्गत इस पे काम होता है। किसमें, ग्रीन क्लाइमेट फंड पे। इसमें आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सहायता करती हैं। ठीक है, फिर हमारा जो अडेप्टेशन फंड है, जैसे आपका फ्लड आ गया, सूखा आ गया, साइक्लोन आ गया, अडेप्टेशन प्रोजेक्ट के अनुसार इन पर काम किया जाता है। बीमा आधारित वित्तीय व्यवस्था क्या होती है, अब अगर हम इंश्योरेंस मैकेनिज्म पे बात करें, तो जैसे आपका क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, जिसको हम बोलते हैं फसल बीमा। ठीक है, जो आपका फसल बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको हम क्या बोलते हैं, PMFBY, ये क्या काम करती है भाई, हमारा सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए और ओलावृष्टि आ जाए, तो यहाँ पे ये हेल्प करती है, ओलावृष्टि से सुरक्षा लगा लो। फिर सेकंड क्या होती है भाई, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं संपत्ति और जीवन बीमा। क्या बोलते हैं, संपत्ति और जीवन बीमा। इसका क्या काम होता है भाई, देखो जैसे आपका घर हो गया या कोई आपकी इंडस्ट्री होगी, उद्योग हो गया, जीवन बीमा से आर्थिक सहायता सुरक्षा करना, यानी कि फ्लड अर्थक्वेक इंश्योरेंस भी इसके अंतर्गत आ जाता है, हमारा हाउस इंश्योरेंस आ जाता है, हमारे इंडस्ट्री इंश्योरेंस आ जाती है, हमारी लाइफ इंश्योरेंस आ जाती है। फिर एक होता है हमारा लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, जिसको हम इसको एक और नाम दे सकते हैं माइक्रो इंश्योरेंस का। क्या नाम दे सकते हैं हम इसको, माइक्रो इंश्योरेंस का। माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है भाई, वही गरीब और कमजोर वर्ग के लिए होता है भाई। सूखा और बाढ़ प्रभावित आपके पशु हो गए या आपके लोग हो गए गरीब, इन सब के लिए कौन सा होता है, माइक्रो इंश्योरेंस, यानी कि लाइव स्टॉक इंश्योरेंस होता है आपका। फिर देखो बीमा आपदा जोखिम साझा करने का क्या है, एक माध्यम है। अब बात आ जाए तो देखो, जैसे हमने अभी बात की थी
अ, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स पे जो ग्लोबल लेवल पे होती है। तो पहला तो हमारा वर्ल्ड बैंक था, इसको समझ लिया। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो किस पर काम करता है? पुनर्निर्माण और पुनर्योजना पे। जो हमारा एबीडी है, एबीडी हमारा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये किस पर काम करता है भाई? रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। एक हमारा आईएमएफ भी है, ये किस पे काम करता है? ये करता है मैक्रो पे। मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी का पता है ना? मैक्रो जिसमें बहुत सारा यानी कि सारी चीजों की अर्थव्यवस्था आ जाए, और माइक्रो होती है इंडिविजुअल, यानी कि अगर मैं 10 रुपए कमा रही हूँ, 50 रुपए कमा रही हूँ, करोड़ कमा रही हूँ, कुछ कमा रही हूँ, मैं मेरा है वो। लेकिन मैक्रो में किसकी बात आ जाती है? कंप्लीट ग्लोबल लेवल की बात आ जाती है। तो ठीक है, जैसे आपका आईएमएफ है, ये किस पे काम करता है? मैक्रो, आपकी आर्थिक सहायता के लिए। अगर हम बात करें कि भाई जैसे आपका संघाई फ्रेमवर्क हो गया, आपका पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, जो भी हम करके आए हैं भाई, विकासशील देश हैं जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्री हैं वो हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें आगे, आपदा में वित्तीय सहायता के लिए, सहायता के कौन कौन से प्रकार हैं? ठीक है, आपदा में वित्तीय सहायता के प्रकार, जैसे आपका जो एक्स गैरिटिया पेमेंट होती है, अनुग्रह राशि। एक्स गैरिटिया पेमेंट क्या होती है, इस चीज को समझो आप कि एक्स गैरिटिया क्या होती है, जिसको हम अनुग्रह राशि बोलते हैं। ये होती है आपकी, जैसे कोई भी अनुग्रह राशि है भाई, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसे, कोई भी स्टेट होगी या कोई भी हो गया, वो उसको मांगता है। तो जो ये हमारा एक्स ग्रेटिया है, ये एक अनुग्रह राशि होती है जो सरकार द्वारा आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता के रूप में दी जाती है। पर इस पर है ना कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, बल्कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इनकी इच्छा और नीति पर आधारित होती है। इसी को हम बोलते हैं एक्स ग्रेटा पेमेंट, यानी कि अनुग्रह राशि, कि आपको कितना कंपनसेशन देना है या नहीं देना। अदालत में इस दावे के रूप में मांगा ही नहीं जा सकता। मान लो अब हमारे कोई भी मतलब बाढ़ आ जाए, बाढ़ से फसल खराब हो जाए, तो सरकार की इच्छा है कि वो हमें कितना मुआवजा देगी। हम उसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि हम तो इतना लेंगे, हम इसके लिए नहीं जा सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, ये सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं होता, ये सिर्फ सरकार की इच्छा पे डिपेंड होता है कि वो कितना मुआवजा देगा। इसका उद्देश्य होता है कि भाई तत्काल राहत के लिए हम क्या दे सकते हैं, कितनी राशि उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे आपका एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के मानकों के अनुसार दी जाती है। तो जो हमारे जो एक्स गैरिटा है, ये कहाँ कहाँ दी जाती है? मान लो डेथ पर दी जाती है, एक तो मृत्यु पर, भाई आपदा में मृत्यु होगी किसी के परिवार का कोई आदमी मर गया, जो उनका कमाने वाला था वो आदमी मर गया, तो अब इसकी हेल्प कौन करेगा? ये जो एक्स गैरिटा पेमेंट है, ये तो डेथ पर काम करती है। एक तो कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ये लगा लो कि 4 लाख रुपए प्रति मृतक के नाम पे दे दें, ऐसा कोई नॉर्म बना दे गवर्नमेंट की, भाई जितने डिजास्टर में लोग मारे गए हैं, प्रत्येक के परिवार को हम इतने इतने 4 4 लाख देंगे, या 1 1 लाख देंगे, या 10 10 लाख देंगे। फिर हमारा आ जाता है जैसे गंभीर रूप से घायल हो कोई, अस्पताल में भर्ती है, या स्थायी अपंगता होगी, उनको थोड़ा मुआवजा देना। घर का नुकसान हो गया तो भाई अगर पूरा क्षतिग्रस्त होता है तो आंशिक रूप से उनको थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। अगर उनके कोई जीविका का नुकसान हो गया, मान लो किसान की फसल खराब होगी, उसके पशु मर गए, या भाई जो आपके मछुआरे हैं, साइक्लोन के टाइम पे मछलियां मर गई, या उनकी नाव खराब होगी, कुछ किसी चीज का भी नुकसान हो तो वो चीज देते हैं। तो यही क्या होता है? एक्स गैरिटा पेमेंट होती है। ठीक है, जो एक्स गैरिटा है राज्य सरकार में हो गया आपका एसडीआरएफ के अंदर, और केंद्र सरकार में किस में हो गया आपका जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है। ठीक है, कभी कभी जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी आपको पैसा मिल जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? एक्स गैरिटा क्या है? वो एक अनुग्रह राशि है जो सरकार आपदा से प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिजनों को तत्काल राहत हेतु प्रदान करती है। ये कोई कानूनी मुआवजा नहीं होता। क्या होता है? ये जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दिशा निर्देशों के अनुसार ही दी जाती है। फिर जैसे फसल मुआवजा देना, घर पुनर्निर्माण में सहायता करवाना, या रोजगार सहायता जैसे मनरेगा में काम दे देना, स्वास्थ्य राहत के सहायता के लिए। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स की क्या क्या समस्या है, जैसे धन वितरण में देरी होना, भाई राज्यों की निर्भरता किस पर है? डिपेंड, सेंटर पे डिपेंड है। पारदर्शिता की कमी होती है, ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। कई लोग तो क्या कहते हैं, फंड तो आ जाता है गवर्नमेंट से, फंड तो आ जाता है, लेकिन भाई हमारा देश, अब मैं क्या बोलूं, भ्रष्ट भी तो है, सच्चाई है ये। वो अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। नुकसान का सही आंकलन
कठिन होता है। सुधार के उपाय के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा डिजास्टर रिस्क फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है उसको हम मजबूत बना सकते हैं, इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी आधारित नुकसान का आंकलन कर सकते हैं, कम्युनिटी फंड क्रिएशन कर सकते हैं, क्लाइमेट डिजास्टर फाइनेंस इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यही सुधार के उपाय हैं। तो देखिए, अगर हम कीवर्ड्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो फाइनेंशियल एग्रीमेंट क्या है? आपदा की रीढ़ की हड्डी है। एनडीआरएफ क्या होता है? हमारा राष्ट्रीय राहत कोष। और एसडीआरएफ क्या होता है? राज्य आपदा कोष। मिटिगेशन फंड यानी कि दीर्घकालीन सुरक्षा के लिए। इंश्योरेंस रिस्क शेयरिंग टूल होता है। वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है। जीसीएफ क्या करता है? हमारा क्लाइमेट रेजिलेंस फंड करता है। फाइनेंस कमीशन फंड को एलोकेशन यानी कि अलाउ करता है। रिलीफ और मिटिगेशन इक्विवेलेंट नहीं होता इसमें, ठीक है। टाइमली फाइनेंस लाइफ सेविंग के लिए होता है। तो सिंपल सी बात है। महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों की अगर हम बात करें तो हमारा जो 15वां वित्त आयोग है, जो 2021 से 26 का काल है, 15वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन के लिए कितने करोड़ रुपए का कुल बजट की सिफारिश की थी? 2,86,750 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी। इसे किस अनुपात में बांटा गया था भाई? रिस्पॉन्स फंड में। अगर हम बात करें एनडीआरएफ की, तो उसमें 80% हिस्सा था, ठीक है, जितना भी बजट पास हुआ था भाई तत्काल राहत के लिए, पुनर्वास के लिए और पुनर्निर्माण के लिए। अगर हम बात करें एनडीएमएफ की यानी कि मिटिगेशन फंड की, तो उसका 20% का हिस्सा था कि भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, स्थायी कार्य करने के लिए। रिस्पॉन्स के 80% हिस्से को आगे 3 भागों में बांटा जाता है। किसमें? आपके राहत प्रक्रिया में 40%, पुनर्प्राप्ति पुनर्वास में 30% और पुनर्निर्माण में 10%, ठीक है। अगर हम अन्य वित्तीय तंत्र की बात करें, अदर फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात करें, तो उसमें हमारा क्या आ जाता है भाई? कैपेसिटी बिल्डिंग्स बनाना। राज्य सरकारों को आपदा प्रतिक्रिया बलों, जैसे एसडीआरएफ हो गया हमारा, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होगी हमारी, उसको प्रशिक्षण और उपकरणों के लिए अलग अलग बजट दिया जाता है। अगर हम इनोवेटिव फाइनेंसिंग की बात करें, जिसको हम नवाचारी वित्त पोषण कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वर्तमान में भारत आपदा बॉन्ड लिख रखा है, आपदा बॉन्ड जो होता है, आपदा बॉन्ड्स क्या होता है हमारा? इसके लिए ना नए नए तरीकों पर अभी विचार कर रहे हैं, ताकि वैश्विक वित्तीय बाजारों से जोखिम साझा किया जा सके। अगर हम स्थायी निकाय अनुदान की बात करें, स्थायी निकाय अनुदान क्या होता है? जो हमारी ग्राम की पंचायत है या हमारे शहरी निकाय हैं, उनको भी 15वें वित्त आयोग के तहत आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए धन आवंटित किया गया है। अगर हम धन प्राप्त करने की इसमें प्रक्रिया की बात करें, तो जब किसी राज्य में कोई भी गंभीर प्राकृतिक आपदा आती है, तो जो हमारी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, इसका फंड अगर कम पड़ता है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता के लिए फंड मांगती है। इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम यानी कि जो आपकी आईएमसीटी है, ये नुकसान का आंकलन करके भेज देती है। क्या करती है आईएमसीटी? इसका आंकलन करती है कि कहाँ कितना फंड जाना चाहिए। क्या है आईएमसीटी की फुल फॉर्म? इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम, ठीक है। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम क्या होती है? ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम होती है, जो राज्यों में आपदा से जितना भी हमारा नुकसान होता है या उसका डैमेज असेसमेंट करती है। इसका उद्देश्य क्या है कि भी राज्य में कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, जस्ट लाइक योर फ्लड, ड्रॉथ या साइक्लोन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो इनसे कितना नुकसान हुआ है, इसका मैदानी निरीक्षण करती है पहले। फिर राज्य सरकार के दावे की जांच करती है कि राज्य सरकार ठीक मांग रही है इतना पैसा या नहीं मांग रही। फिर वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को देती है, ताकि जो हमारी एनडीआरएफ है उसकी वो उस स्टेट की सहायता कर पाए। जो आपका आईएमसीटी है, ये कब भेजी जाती है? जब कोई राज्य बहुत बड़ी आपदा से प्रभावित हो, राज्य केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांग रहा हो, और केंद्र सरकार नुकसान के आंकलन हेतु किसका गठन करती है? आईएमसीटी का, यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का गठन करती है। जो ये आपकी आईएमसीटी है, ये किसके अंतर्गत शामिल होती है? ये एक तो आपकी जो एमएचए है, हमारा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री मंत्रालय है। एक हमारा जैसे कृषि कल्याण मंत्रालय हो गया, जल संसाधन मंत्रालय हो गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया, सड़क ऊर्जा और इनसे संबंधित मंत्रालय हो गए, ये इनके अंडर काम करती है आईएमसीटी टीम, ठीक है। फसल क्षति में कितना नुकसान हुआ है, तो किस डिपार्टमेंट के पास जाएगी? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पास जाएगी। अगर भाई घरों का नुकसान हुआ है, तो गृह मंत्रालय के पास जाएगी, या आपके जो
ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके पास जाएगी। आपका मान लो सार्वजनिक अवसंरचना का नुकसान हुआ है, सड़क पुल स्कूल का हुआ है, तो सड़क ऊर्जा और संबंधित मंत्रालय के पास जाएगी। पेयजल या बिजली व्यवस्था डैमेज हुई है तो किसके पास जाएगी? जल संसाधन मंत्रालय के पास जाएगी। या पशुधन क्षति हुई है तो भी हम किसके पास जाएगी? ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पास जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, जो आपकी IMCT है ये क्या है? इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम है। ये केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाती है, जो आपके डिजास्टर से जो हमारी स्टेट में क्षति होती है उसका आंकलन करने के लिए ये टीम जाती है। और ये टीम विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों से मिलकर बनी होती है और अपनी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की जो NDRF की टीम होती है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बोलती है। ये क्या था? हमारा आज का लेक्चर था। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, नहीं लगा तो पढ़ लेना, काम ही